गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज हम इतिहास विषय में बीए पार्ट थर्ड के भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने सवर्णीय विज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के ऊपर चर्चा की थी। आज का हमारा जो व्याख्यान का विषय है वह है भारत छोड़ो आंदोलन। 30 मार्च 1942 को जो क्रिप्स ने संकेत दिया था कि यदि भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई तो ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। अब क्या हुआ? क्रिप्स मिशन तो असफल हुआ। इसीलिए अब भारतीयों के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए विवश होकर कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। हम ये माने कि क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इस आंदोलन के बहुत से कारण थे। क्या क्या कारण थे उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला तो यही पॉइंट है कि क्रिप्स प्रस्ताव अपर्याप्त था। कांग्रेस भारतीय समस्या का हल चाहती थी और वह हल था देश की आज़ादी। 1941 में सितंबर 1941 में चर्चिल ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना था। उसने यह भी कहा कि एटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों को विश्वास हो गया कि क्रिप्स को चीन तथा अमेरिका के दबाव के कारण भेजा गया था और चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहता था। अतः लोगों में निराशा फैल गई, किंतु लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अब अधिक तीव्र हो गई थी। दूसरा क्या कारण रहा कि भारत पर जापान का आक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों को इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। इसी तरह बर्मा पर जापान का आक्रमण होने के बाद वहां से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी यहाँ आकर सुनाई। भारतीय शरणार्थियों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे कि वे घटिया जाति के हो। भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों से व्यवहार में भेदभावपूर्ण नीति के कारण अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा था। इसी प्रकार इस समय युद्ध के समय बहुत सी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही थी और वस्तुओं के दाम भी बढ़ते जा रहे थे। तो लोगों को कागज के नोटों से विश्वास उठता जा रहा था और मध्यम वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया था। सिंगापुर, मलाया, बर्मा, इसमें सब में अंग्रेजों की हार से अब ये विश्वास हो गया था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। गांधी जी का यह भी विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो जापान भारत पर आक्रमण अवश्य करेगा और यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो शायद जापानियों का आक्रमण ही नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकल जाने को कहा। 5 जुलाई 1942 के अपना पत्र हरिजन में उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़कर जा। तो ये सभी परिस्थितियां गांधी जी के समक्ष सरकार को झुकाने की नीति के विरुद्ध थी। क्योंकि इससे भारतीय स्वतंत्रता अधिक दिन तक रुकी रह सकती थी। वे प्रत्यक्ष कार्रवाई करना चाहते थे, चाहे इसका युद्ध पर कितना ही बुरा असर क्यों ना हो। 14 जुलाई 1943 में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा लेंगे तो भारतीय जनता विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए हर प्रकार से योगदान करने को तैयार है। इस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय 7 व 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस की महासमिति में किया गया। कांग्रेस महासमिति ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। इस अंतिम प्रस्ताव में कहा गया, भारत में
ब्रिटिश शासन का अंत तुरंत होना चाहिए। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्य का चिन्ह बना हुआ है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति युद्ध के रूप को बदल सकती है। अतः कांग्रेस भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है। ये मांग न माने जाने पर यह समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है तथा भारतीयों से अपील करती है कि इसका आधार अहिंसा हो। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकारी दमन नीति के कारण यदि गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध न रहे तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना नेता स्वयं होगा। अब सरकार ने क्या दमन नीति अपनाई? गांधी जी ने बातचीत करने के लिए गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा और उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था चियांग काई शेक उसको भी पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि वे कोई कदम जल्दी में नहीं उठाना चाहते। साथ ही ये भी लिखा कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड पर दबाव डाले। किंतु लॉर्ड लिनलिथगो भारत में बढ़ते हुए असंतोष से भलीभांति परिचित था। वह जानता था कि यदि इस बार आंदोलन हुआ तो वह सबसे अधिक भयंकर होगा। अतः वो क्या हुआ, आंदोलन आरंभ करने से पूर्व इसको कुचलना चाहता था। कांग्रेस महासमिति की जो बैठक हुई थी भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद 8 अगस्त 1942 की अर्धरात्रि को समाप्त हुई और 9 अगस्त को सूर्योदय होने से पूर्व ही गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं को बंबई में गिरफ्तार कर लिया। बहुत दिनों तक मतलब अज्ञात स्थान भेज दिया गया और उनकी जानकारी भी बहुत दिनों तक नहीं मिल पाई थी। बाद में पता चला कि गांधी जी को पूना में आगा कहा मेल में और अन्य नेताओं को अहमदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर सरकारी संस्था घोषित कर दी। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए जनता पर अत्याचार किए। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी से जनता क्या हुआ, नेतृत्वहीन हो गई और कांग्रेस नेताओं ने कोई हिदायत भी नहीं दी थी। केवल गांधी जी ने यही कहा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जनता को करो या मरो का नारा दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो शेष नेताओं ने कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें 12 सूत्री कार्यक्रम दिया हुआ था। इस पुस्तिका में संपूर्ण देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने, लगान न देने आदि की बात कही गई। साथ ही साथ अहिंसात्मक आंदोलन पर विशेष बल दिया गया। अब इसका स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन की कोई तैयारी नहीं की गई थी, कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई थी। ये एक जन आंदोलन था जो किसानों, विद्यार्थियों, निम्न मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। श्रमिकों ने भी इसमें बहुत कम भाग लिया। आंदोलन की जो प्रथम अवस्था थी 1942 9 अगस्त 1942 से 3 या 4 दिन तक चली। इस अवस्था में हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस आदि निकाले गए। सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्याचार किए। 11 अगस्त 1942 को पुलिस ने दोपहर के 2:30 बजे मुंबई में 13 बार गोली चलाई जिसमें कई लोग मारे गए, कई जख्मी हुए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इससे क्या हुआ, लोगों में सरकार के विरुद्ध आंख भड़क गई और वो विद्रोह पर उतर गए। इसके बाद आंदोलन की जो दूसरी अवस्था हुई उसमें म्यूनिसिपल भवनों, सरकारी इमारतों, संपत्ति पर लोगों द्वारा आक्रमण किया गया। रेलवे स्टेशनों, डाकखाने, पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। तार की जो लाइनें थी उसको भी काट दिया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन बहुत अधिक प्रभावशाली रहा। बलिया जिले में अंग्रेजी राज्य प्राय समाप्त हो गया और वहां अस्थायी सरकार स्थापित हुई। आंदोलन को दबाने के लिए सेना भी बुलाई गई। इस सेना ने लोगों पर अमानवीय अत्याचार की। 21 व 22 अगस्त को और 6 सितंबर को बिहार के गांव के लोगों को मशीन गनों द्वारा भून दिया गया और तीसरी अवस्था सितंबर 1942 के मध्य से प्रारंभ होती है। इसमें लोगों ने पुलिस व सेना के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर सरकारी संपत्ति, अधिकारी और संचार साधनों पर हथियारों सहित आक्रमण किए। बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांतों में कुछ स्थानों पर जनता द्वारा बम फेंके गए। ये स्थिति फरवरी 1943 तक चली।
चौथी अवस्था में आंदोलन बहुत ही धीमी गति से 9 मई 1944 तक चला। गांधी जी को छोड़ दिया गया। लोगों ने तिलक दिवस और स्वतंत्रता दिवस बनाए। किसानों और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और अन्य दलों का भी इस आंदोलन के प्रति जो रवैया रहा, इस क्या रहा कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी दल ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। साम्यवादी दल की नीति तो रूस की कार्यकलापों से ही प्रभावित होती रही। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने युद्ध को साम्राज्यवादी बताया, किंतु जब रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ और रूस इंग्लैंड के साथ मिल गए, तब उन्होंने इस युद्ध को जनता का युद्ध कहना शुरू किया। तो इस प्रकार साम्यवादी दल ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया और बहुत से लोगों से अंग्रेजों की सहायता करने को भी कहा। हिंदू महासभा के जो प्रधान वीर सावरकर थे, उन्होंने सरकार की आलोचना की, लेकिन हिंदुओं को इस आंदोलन में भाग न लेने के लिए कहा। उदारवादियों के जो नेता थे सर तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने भी इस प्रस्ताव को अनीतिपूर्ण और असामयिक बताया। एंग्लो इंडियन जाति के जो प्रवक्ता थे एंथोनी, उन्होंने भी आंदोलन का विरोध किया और अंग्रेजों से अपना पुराना बदला लेने के लिए भारत को धुरी राष्ट्रों के हाथों बेचना ठीक नहीं होगा। अब इस आंदोलन के हम महत्व परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे। इस आंदोलन का ये कोई आंदोलन साधारण आंदोलन नहीं था। कांग्रेस नेताओं को एकदम जेल में बंद कर देने से तथा शांत प्रदर्शनकारियों पर असह्य अत्याचार करने के बाद जनता ने स्वप्रेरणा से इस आंदोलन को चलाया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों व्यक्तियों ने अपने अदम्य साहस और सहनशीलता का परिचय दिया। सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। अंग्रेजों ने देश में हिंसा भड़काने की सारी जिम्मेदारी किस पर डाली? गांधी जी पर। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास किया। 13 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और सरकार ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी किसी तरह तो बच गए, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलन में ये एक अंतिम आंदोलन था और इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सेना ने 538 बार गोलियां चलाई। अच्छा, इस आंदोलन का विदेशों पर भी प्रभाव पड़ा। 25 जुलाई 1942 को चियांग काय शेक ने रूजवेल्ट को लिखा कि अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति ये है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। अब ये आंदोलन असफल क्यों हुआ, इसके क्या कारण है? डॉक्टर अंबा प्रसाद ने इस आंदोलन की असफलता के 3 कारण बताए हैं। एक तो संगठन और योजना में कमी थी। उनका कहना था कि किसी भी जन आंदोलन को आरंभ करने से पूर्व उसके नेताओं को आंदोलन की रणनीति का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन इस आंदोलन के नेताओं ने कोई रणनीति निश्चित नहीं की। सरकार उन्हें जेलों में बंद कर दे, इससे पूर्व ही उन्हें अज्ञात स्थान पर चले जाना चाहिए था। इसी तरह इस आंदोलन के काल में सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और देशी राजा सरकार के प्रति वफादार रहे और सरकार का कामकाज भी बेरोक टोक चलता रहा। तो सरकार ने के जो वफादार सेवक थे, उन्होंने आंदोलनकारियों पर भीषण अत्याचार किए। ये वफादार सेवक आंदोलनकारियों की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं सरकार के पास पहुंचाते रहे। इससे सरकार को इस आंदोलन का दमन करना आसान हो गया। तो सरकार के पास जितने भी साधन और शक्ति थी, उतने आंदोलनकारियों के पास भी नहीं थी। आंदोलनकारियों का न गुप्तचर विभाग था, न एक दूसरे को सूचना पहुंचाने के साधन। सरकार की अपेक्षा आंदोलनकारियों के पास साधन भी कम थे। सरकार ने अपने समस्त साधनों को आंदोलन में कुचलने में लगा दिया। लोगों पर दिल दहला देने वाले अत्याचार हुए, जिनका सामना करना साधारण जनता के लिए कठिन था। इसी वजह से यह आंदोलन कुचल दिया गया। ये आंदोलन चूंकि अंग्रेजों को भारत से निकालने में असफल रहा, किंतु वास्तव में देखा जाए तो जनता का जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया और इससे आंदोलन से भारत की जो स्वतंत्रता है वह निकट आ गई। सरदार पटेल कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा पिछले 3 वर्षों में हुआ।
लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, हमें उस पर गर्व है। तो ये था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कारण और इसके प्रभाव।